हेलो एवरीवन। एक्चुअल में आज का ये लेक्चर बनाने का माध्यम ये था कि एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम थी बेस्ड ऑन होल इफेक्ट। सो होल इफेक्ट का थ्योरेटिकल पोर्शन हम लोग करने जा रहे हैं। साथ ही साथ में जो गेट फिजिक्स और सीएसआर नेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी हम लोग इसी लेक्चर में डील करेंगे। सो ये लेक्चर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो सीएसआर नेट और गेट फिजिक्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बेसिकली वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो नई वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो स्टार्ट करते हैं हॉल इफेक्ट। देखो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, मतलब कि थ्योरेटिकल पोर्शन को हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं जिससे आप लोग सीएसआर नेट और गेट फिजिक्स के जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं तो उनको आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। सो होल इफेक्ट वैसे तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम उसको सिर्फ आज इतना ही कवर करेंगे जितना कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हो या फिर हमारे पास गेट फिजिक्स का एग्जाम हो, ठीक है, और सीएसआर नेट फिजिक्स एग्जाम। ठीक है। सो होल इफेक्ट थ्योरी एज वेल एज जो PYQs हैं वो हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। सबसे पहले तो होल इफेक्ट क्या होता है, मान के चलते हैं कि मेरे पास ये एक, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक मटेरियल है हमारे पास। ठीक है, दिस इज ए मटेरियल। सो द मटेरियल मे बी ए कंडक्टर और मे बी ए सेमी कंडक्टर। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज दैट कि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर बस हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे कंडक्टर्स में, जबकि हम लोग सेमी कंडक्टर्स की बात करते हैं। सो देयर आर द टू चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट इन दैट, वन इज होल एंड अदर इज इलेक्ट्रॉन। नाउ दिस मटेरियल हैज सम थिकनेस, सो हम लोग उसको शो करेंगे कुछ थिकनेस से। ठीक है, सो इट लाइक्स दिस। ओके, नाउ अब इस केस में क्या होगा कि जैसे यस, सो अभी इसमें क्या है कि जैसे इसका थिकनेस जो है ना वो हम लोग कुछ अज्यूम कर लेते हैं। लेट अस कॉल दिस थिकनेस एज T एंड दिस इज द लेंथ। ओके, सो द लेंथ इज L ऑफ दिस कंडक्टर एंड सपोज W इज द विड्थ। ओके, ये हमारे पास कितना विड्थ है इसका। अब आपने क्या किया कि ये वाला मान लेते हैं फेस कितना है, A है। ठीक है, इस फेस को हम लोग A से रिप्रेजेंट कर देते हैं एंड दिस फेस इज रिप्रेजेंटेड बाय B। तो इस फेस के कोरस्पॉन्डिंग आपने क्या अप्लाई कर दिया यहाँ पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, बाहर से आपने एक बैटरी कनेक्ट करके पोटेंशियल इसको प्रोवाइड कर दिया। लेट अस कॉल दैट बैटरी पोटेंशियल इज नथिंग बट V। सो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V डेवलप होगा और जो हमारे पास चार्ज कैरियर्स हैं वो मूव करेंगे। ठीक है, सो देयर शुड बी ए करंट विल बी फ्लो इन दिस X डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग X डायरेक्शन नाम दे देते हैं, दिस इज Y डायरेक्शन एंड सपोज दिस वन इज Z डायरेक्शन। अब आपने क्या किया कि इस कंडक्टर में आपने एक पोटेंशियल डेवलप करवाया अक्रॉस द टू फेसेस, टू अपोजिट फेसेस, तो एक करंट फ्लो होगा। और फिर आपने क्या कर दिया कि इसे प्लेस कर दिया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। सपोज दैट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, ओके, इन द प्लस Z डायरेक्शन। तो आपने इसे एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया। सो बिफोर यू प्लेस इनटू दिस मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा था कि हमारे पास जैसे मान लीजिए इस पॉइंट का हम लोग 1 नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का हम लोग 2 नाम देते हैं, इस पॉइंट का 3 और इस पॉइंट का 4 नाम दे रहे हैं। सो अब आप यही जानते हैं कि जो 1 और 2 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है दैट वाज नथिंग बट V, है ना। तो हम ऐसा कहेंगे कि जो V1 माइनस V2 है दिस इज इक्वल टू V, मतलब ये 0 के इक्वल नहीं है। जबकि अगर हम लोग इनके बीच में 3 और 4 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखेंगे सो दैट वैल्यू इज एक्चुअली 0 इफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज 0। सो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब आपने अप्लाई नहीं किया था उस समय पर यहां पर जो पोटेंशियल है इन दोनों एंड्स पर वो कितना था, 0 था। अब ये ऑब्जर्वेशन किया गया एक्सपेरिमेंट्स में कि जब एक्सटर्नल फील्ड आप लोग प्रोवाइड करते हैं दैट मीन्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट 0, in that case V3 minus V4 does not equal to 0. It means कि there is some potential will be developed between these 2 points 3 and 4. ठीक है, सो 3 और 4 पॉइंट्स के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल यहां पर डेवलप हो जाएगा। तो इस जो पोटेंशियल डेवलप होगा ना along this Y डायरेक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं होल वोल्टेज। ठीक है, सो व्हाट इज द होल वोल्टेज? होल वोल्टेज इज द ट्रांसवर्स वोल्टेज developed in a conductor or a semiconductor when it is placed in some external magnetic field. Okay, so इसे हम होल वोल्टेज बोलते हैं और इसको डिनोट करेंगे VH से। अब क्या होता है कि जो VH का वैल्यू है ना
यहां से क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि इस होल वोल्टेज का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप इस फिगर में थोड़ा देख सकते हैं कि होल वोल्टेज का जो वैल्यू है ना, दिस इज इक्वल टू, अभी होल वोल्टेज का वैल्यू अगर आप देखेंगे ना, सो दिस वाज, देखो ये हमारे पास जो रहेगा ना, दिस लेंथ इज नथिंग बट विड्थ, है ना, विड्थ के इक्वल है, सो दिस इज W। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों पॉइंट्स के बीच जनरेट हुआ है, सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज होल फील्ड, है ना, उसको हम लोग होल फील्ड से डिनोट करते हैं। तो ये रिलेशन हमारे पास होना चाहिए, W टाइम्स द EH, ठीक है। और EH मतलब जो Y डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है। अब मेन बात यहां पर ये आती है कि इस EH का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करें, और साथ ही साथ में कि 3 और 4 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डेवलप क्यों हुआ, ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस तो 3 और 4 के बीच में मिलने वाला है, बट ये मुझे पोटेंशियल डिफरेंस क्यों मिल रहा है, इसका कारण हमें जानना पड़ेगा। तो अब देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। स्टार्टिंग में जब आप पोटेंशियल अप्लाई कर रहे थे, तो उस केस में जो भी चार्ज कैरियर्स थे वो हमारे पास ए एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड मूव कर रहे थे, ठीक है। तो सभी के सभी जो है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे थे, करंट फ्लो हो रहा था। लेकिन जैसे ही आपने व्हेन यू प्लेस इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट हैपेंस इज दैट देयर इज अ मैग्नेटिक फोर्स व्हिच एक्ट ऑन दिस चार्ज पार्टिकल्स, एंड व्हाट हैपेंस इज दैट कि ये हमारे पास डिफ्लेक्ट कर जाएंगे, ठीक है। सो डिफ्लेक्शन की जो हमारे पास में मतलब डायरेक्शन है ना, जो मैग्नेटिक फोर्स इनके ऊपर एक्ट हो रहा होगा, सो दैट मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन वुड बी फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला दैट Q इंटू V क्रॉस B। इस फॉर्मूले से आप ये बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इन चार्ज पार्टिकल्स पर किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये चार्ज पार्टिकल्स जो है वो डिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। सो अब देखें यहां पर कि जो वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में है, तो हम देख सकते हैं आई कैप डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड आपने किस डायरेक्शन में अप्लाई किया है, प्लस के कैप डायरेक्शन में। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई कैप क्रॉस के कैप, दिस इज माइनस जे कैप। हालांकि आप इसे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से भी इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। दिस कम्स आउट टू बी इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन, सो मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन वुड बी इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन। इसका मतलब जो भी चार्ज कैरियर्स यहां से जा रहे थे ना स्टार्टिंग में, अब ये क्या होंगे, इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएंगे ना, ये ऐसे जाने लग रहे थे लेकिन इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गए। सो ऑल द चार्जेस आर अकुमुलेटेड हियर, है ना, जितने भी चार्जेस थे वो यहां पर अकुमुलेट हो जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्टर है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये सभी के सभी यहां पर अकुमुलेट हो गए लाइक दिस, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर यहां नेगेटिव होगा तो यहां पर पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा, पोटेंशियल जो है ना वो हमारे पास पॉजिटिव होगा इस डायरेक्शन में। अब देखो जो हमारे पास थर्ड फेस है, यहां पर पोटेंशियल कैसा डेवलप हो गया, पॉजिटिव, और 4 जो हमारे पास फेस है यहां पर कैसा पोटेंशियल डेवलप हो गया, नेगेटिव। एंड दिस इज व्हाई, दिस इज ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ दीज चार्जेस when you place this conductor in some external magnetic field, because then the magnetic force will act, okay। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा और ये चार्जेस हमारे पास यहां पर अकुमुलेट होने लग जाएंगे। तो नेगेटिव हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करा, यहां अकुमुलेशन होगा तो यहां पर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो सिंस देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जनरेट हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जनरेट होगा, सो दैट इज सपोज EY, हमारे पास कितना होगा, EY होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, प्लस वाई डायरेक्शन अज्यूम कर लेते हैं, तो यहां पर सभी प्लस मान लेते हैं। सपोज कीजिए चार्ज कैरियर्स हमारे पास पॉजिटिव हैं, वैसे नेगेटिव भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग यहां पर हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास, ठीक है। एक्सप्रेशन में बस नेगेटिव पॉजिटिव का असर होगा। तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में ना, वो हमारे पास इस प्रकार से शो कर दिया, और इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दिस डायरेक्शन, ओके, एक्स डायरेक्शन में। सो अगर हम लोग अब नेट फोर्स लिखना चाहें इस चार्ज पार्टिकल पर कितना लग रहा है, सो दैट वुड बी F इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। एंड दैट वैल्यू इज QE वेक्टर प्लस Q ऑफ V क्रॉस B वेक्टर, ये हमारे पास रहेगा, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए यहां पर y डायरेक्शन में जब इक्विलिब्रियम कंडीशन रीच हो जाएगी, तो उस समय पर ये जो अकुमुलेशन है चार्जेस का, ये स्टॉप हो जाएगा। भाई जिस प्रकार से हमारे पास में अकुमुलेशन हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, देयर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वाई डायरेक्शन डेवलप्ड, ओके। सो ये जो हमारे पास में EY की वजह से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वाई डायरेक्शन की वजह से जो फोर्स लग रहा है, दैट वैल्यू इज QEY, ओके। एंड दैट शुड इक्वल टू जो भी चार्जेस इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स लगने के कारण, सो वो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, दैट वैल्यू इज Q ऑफ V क्रॉस B, यही हमारे पास है ना। और Q V क्रॉस B को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इन x डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द z डायरेक्शन, और यहां से साइन 90 हो जाएगा क्योंकि x और z में तो 90 डिग्री होता है एंगल। तो यहां से हमारे पास देखें तो Q और Q कैंसिल आउट,
and we are getting the value of electric field in the y direction as Vx into Bz. So ये हमारे पास में होगा at the equilibrium condition. Equilibrium condition पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है इन द y डायरेक्शन की वजह से लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स और नेगेटिव y डायरेक्शन में लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है, दीज टू आर एक्चुअली इक्वल. उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट. ठीक है, तो स्टेडी स्टेट रीच हो जाएगी हमारे पास, और जैसे स्टेडी स्टेट होगा तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया हम देख सकते हैं. द नेट एक्सटर्नल फोर्स विल बिकम 0. अब हमारे पास में नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एक्सटर्नली 0 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, अब यहां से जो मेरे पास y डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड आया है दैट वाज नथिंग बट होल फील्ड, तो ये वैल्यू हम यहां पर रख सकते हैं. तो मेरे पास में होल वोल्टेज का एक्सप्रेशन आ गया है W इंटू में Vx एंड Bz. अब जो क्वेश्चंस होते हैं ना हमारे पास, जो न्यूमेरिकल्स दिए रहते हैं एग्जाम के अंदर, वो इस फॉर्मूले से बेस्ड नहीं दिया रहेगा कभी भी. ऐसा इसलिए क्योंकि आपको देखो यहां पर जो वेलोसिटी है ना x डायरेक्शन में, ये गिवन नहीं होगा, कभी भी आपको गिवन नहीं होगा कि एक चार्ज पार्टिकल है वो x डायरेक्शन में इतनी वेलोसिटी से जा रहा है, ऐसा नहीं दिया रहता है. हाँ, वो z डायरेक्शन में ये देगा कि हमने कितना एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, और आपको ये विड्थ भी देगा इस कंडक्टर का, लेकिन आपको Vx कभी नहीं देगा. तो दैट मीन्स कि मुझे यहां से Vx को रिप्लेस करना है, एंड Vx रिप्रेजेंट्स द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ दीज चार्ज पार्टिकल्स इन द x डायरेक्शन. और क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का लेना देना किससे है, करंट से है या करंट डेंसिटी से है. ठीक है, सो आई यूज दिस रिलेशन दैट I इज इक्वल टू NEA एंड VD, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्योंकि x डायरेक्शन में आप निकाल दें तो Vx से मैं उसको रिप्रेजेंट कर देता हूं, और क्योंकि ये करंट भी x डायरेक्शन में है तो उसे भी मैं Ix से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं. ठीक है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम एक चार्ज कैरियर कोई भी हो सकता है, तो हम Q से उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं इन जनरल. ठीक है, इन जनरल हम Q से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, नाउ फ्रॉम हियर आई गेट द वैल्यू ऑफ Vx एज Ix डिवाइड बाय NQ. ठीक है, NQ, एंड इसके बाद है एरिया. सो ये एरिया आप कौन सा लिखेंगे, व्हाट इज एरिया. सो देखो एरिया अगर आप लिख रहे हैं इस केस में, तो एरिया हमारे पास किसका होगा, ये वाले का. देखो आपने सप्लाई किसमें किया, पोटेंशियल यहां सप्लाई किया ना, तो ये वाला फेस है या फिर ये वाला फेस है, तो इस फेस का आपने एरिया कैलकुलेट करना है, और इस फेस का एरिया हो जाएगा विड्थ इंटू थिकनेस, दैट मीन्स W इंटू टी. तो हम यहां लिख सकते हैं, ठीक है, इस एरिया का वैल्यू W इंटू टी. ओके, अब ये जो वैल्यू मेरे पास आ रही है, ये वैल्यू हम यहां पुट कर रहे हैं. सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी WBZ, और Vx का वैल्यू है Ix डिवाइड बाय NQ एंड WT. ठीक है, W से W कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड आई गेट BZ Ix डिवाइड बाय NQT. अब ये रिलेशन आपने याद रखना है. जब भी आपको करंट दिया रहेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया रहेगा, चार्ज पार्टिकल वो आपको बताएगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ही मोस्टली केसेस में दिया रहता है, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपने लिखना है. N डिनोट्स द कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन दिस कंडक्टर, एंड T डिनोट्स इट्स थिकनेस. ठीक है, T किसको डिनोट कर रहा है, थिकनेस को डिनोट कर रहा है. ठीक है, तो ये आया मेरे पास करंट की टर्म्स में. और अगर करंट डेंसिटी की टर्म्स में निकालना चाहते हैं तो फिर हम लोग जानते हैं कि Jx जो कि करंट डेंसिटी है, दिस इज Ix डिवाइड बाय एरिया. ओके, सो NEA Vx डिवाइड बाय एरिया. सो यहां पर A से ये कैंसिल आउट हो जाएगा. ओके, तो Jx जो है करंट डेंसिटी इन द x डायरेक्शन, दैट्स वैल्यू इज NE इंटू Vx. तो हम क्या करेंगे यहां से कि W तो कैंसिल आउट हो नहीं पाएगा, तो W BZ और Vx का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास Jx डिवाइड बाय NQ. ओके, तो वो हमारे पास आ गया इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी. अब यहां से हमारे पास न्यूमेरिकल बन सकता है. ठीक है, तो यहां से न्यूमेरिकल बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. अब यहां पर जो है ना, हमने क्या कैलकुलेट किया है, होल वोल्टेज का एक्सप्रेशन. एक और टर्म भी यहां से डिफाइन होता है विच वी कॉल्ड एज होल कोफिशिएंट. होल कोफिशिएंट टर्म भी यहां से डिफाइन होता है, और होल कोफिशिएंट को हम RH से डिनोट करते हैं, एंड दैट वैल्यू इज EY डिवाइड बाय JX BZ. ये वैल्यू होता है y डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड यानी होल फील्ड डिवाइड बाय करंट डेंसिटी इन द x डायरेक्शन, z डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया है वो ये. ठीक है, सो जब आप यहां पर करंट डेंसिटी की टर्म्स में इस फॉर्मूले को एक्सप्रेस कर रहे होंगे तो क्या आएगा आपके पास में, देखो यहां पर मेरे पास आएगा VH, दिस इज इक्वल टू, ठीक है, या फिर आप एक काम कीजिए ना, यहीं से देख लीजिए, चलो एक काम करते हैं यहां पुट कर देते हैं. ठीक है, या फिर EH का वैल्यू देखें यहां से. EH का वैल्यू कितना था, EH, दिस इज EH. ओके, सो EH मींस EY. सो EY वैल्यू इज नथिंग बट Vx BZ, और Vx का वैल्यू हम वहां से पुट कर देते हैं. ठीक है, सो BZ और Bx का वैल्यू है Jx डिवाइड बाई, ये हमारे पास नीचे आएगा तो NQ. ठीक है, अगर हम चार्ज कोई कंसिडर कर लेना Q, तो Q हो जाएगा.
अब यहां पर आप देखें कि ई वाई डिवाइड बाय जे एक्स बी जेड का वैल्यू कितना आ रहा है 1/n³ एंड दिस रिप्रेजेंट नथिंग बट होल कोफिशिएंट। सो होल कोफिशिएंट का वैल्यू कितना होता है 1/n³। अब यहां पर जो है ना, जब भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं होल कोफिशिएंट का वैल्यू, इसके साइन से आप पता कर सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर यू हैव। सेमीकंडक्टर में जैसे आपको पता है कि जैसे पी टाइप है तो होल्स मेजॉरिटी के अंदर होते हैं, ठीक है। सो अगर होल्स मेजॉरिटी पे होंगे तो अगर आप RH का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दैट शुड बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव वैल्यू मुझे देगा। तो Q का वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मीन्स होल्स अधिक संख्या में प्रेजेंट हैं, और Q का वैल्यू अगर ये मतलब नेगेटिव में आएगा अगर, सो दैट मीन्स हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है। तो आप ऐसा पता लगा सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर यू हैव बाय यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ RH, ओके। और आप लोग यहां से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके मतलब सेमीकंडक्टर का टाइप बता सकते हैं, इवन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी बता सकते हैं, ठीक है। सो इस प्रकार से कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। ग्रेजुएशन टाइम में भी आपने किया होगा और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हमारे पास में इसका एक्सपेरिमेंट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हॉल इफेक्ट। अब हम इसका जो है ना मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। मैथमेटिकल एनालिसिस में हम क्या करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स या फिर ये जो चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं ना, इनका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। और इनका इक्वेशन ऑफ मोशन कहां से आता है, देखो कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। सो कंडक्टर्स के केस में जो चार्ज कैरियर्स हैं उनका इक्वेशन ऑफ मोशन किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ड्रूड मॉडल से। सो ड्रूड मॉडल का मुझे वो इक्वेशन लिखना है और फिर वहां से क्या करेंगे कि रेजिस्टिविटी जो हमारे पास बनेगा, रेजिस्टिविटी एक टेंसर क्वांटिटी है, सो रेजिस्टिविटी हमारे पास जो आएगा रो आई जे, ठीक है। और सिमिलरली जो कंडक्टिविटी होगा सिग्मा आई जे, ठीक है। तो वो हमें पता रहना चाहिए, उसके हर एक कंपोनेंट पता रहना चाहिए, जैसे रो एक्स एक्स, रो एक्स वाई। मैंने देखा यहां से क्वेश्चन CSR नेट में 5 मार्क्स में डायरेक्टली पूछा गया है फॉर्मूला बेस्ड, तो वो आपको वैल्यूज अगर याद होंगी तो ही आप कर सकते हैं, ओके। सो व्हाट वी डू इज दैट नेक्स्ट इज मैथमेटिकल एनालिसिस, कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टिविटी टेंसर, ओके, रेजिस्टिविटी टेंसर। ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो रेजिस्टिविटी टेंसर इज गिवन एज रो आई जे इज इक्वल टू रो एक्स एक्स, रो एक्स वाई, रो वाई एक्स एंड रो वाई वाई, ठीक है। ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ऑब्वियसली बात है, अगर हमें रेजिस्टिविटी टेंसर मिल जाता है तो कंडक्टिविटी टेंसर हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज यूजिंग द रिलेशन दैट सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, ओके। So first we will write down the equation of motion for these charged particles which are present in this conductor by using the Drude model. Okay, so Drude model से हमारे पास देखो एक इक्वेशन आता है that F external minus P divided by tau is equal to dP by dt. ये इक्वेशन हमारे पास होता है. So this is the equation of motion of a charged particle moving in the lattice या फिर moving inside a conductor. Okay, so this come out from the Drude model. Okay, Drude model. तो हम इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे अभी, आप किसी भी बुक में देख लीजिए कि आपको मिलेगा। यहाँ जो टो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, दैट वाज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। सो टो किसको रिप्रेजेंट करता है, रिलैक्सेशन टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। और रिलैक्सेशन टाइम को आप प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको फाइंड आउट करना है कि टी टाइम के अंदर उन चार्ज पार्टिकल्स का कंडक्टर के अंदर कोलिजन होने की संभावना क्या है ना। टी टाइम में, इन टी टाइम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज चार्ज पार्टिकल्स टू कोलाइड इनसाइड ए कंडक्टर। सो व्हाट इज दैट वैल्यू, द वैल्यू ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी इज टाइम टी। इस टाइम में हम कैलकुलेट करना चाहेंगे एंड डिवाइड बाय द रिलैक्सेशन टाइम विच इज टॉ। Okay, so when the time is 0, the probability of the collision is 0, and if time is t is equal to tau, so we see that probability is 100%, है ना। सो ये हम ऐसा कह सकते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम से हम लोग प्रोबेबिलिटी को भी बता सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन, इसको भी हम लोग जज कर सकते हैं, क्योंकि रेट को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना 1/τ। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कि स्टडी स्टेट जब हमारे पास हो जाएगा, यानी कि जिस समय अक्यूमुलेशन हमारा बंद हो जाएगा ऑफ दीज चार्ज कैरियर्स, तो उस टाइम पर जो मोमेंटम में चेंज होगा टाइम के साथ, दैट शुड इक्वल टू 0, ठीक है। सो मोमेंटम जो हमारे पास हो रखा है ना टाइम के साथ में चेंज, वो 0 हो जाएगा उस टाइम पर। एक्सटर्नल फोर्स जो एक्ट हो रहा है इसमें, वो दो फोर्सेस लगने लग रहे हैं इस केस में, वन इज इलेक्ट्रिक फोर्स एंड अदर इज मैग्नेटिक फोर्स। सो दैट मीन्स हम यहाँ लिखेंगे, देखो Q से डिनोट कर देते हैं चार्ज पार्टिकल को, ठीक है। सो Q इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना है, EX I कैप प्लस EY J कैप, एक्स डायरेक्शन में भी है हमारे पास
और y डायरेक्शन में तो अपने आप ही आ गया व्हेन यू प्लेस दिस कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये मेरे पास है Q ऑफ E x I कैप प्लस E y j कैप। नेक्स्ट इज प्लस मैग्नेटिक फोर्स। सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स? Q इनटू में वेलोसिटी, सो V x I कैप प्लस वी वाई जे कैप। दोनों कंपोनेंट होंगे ना अब इसके, एक्स में भी और वाई में भी, क्योंकि ऐसे जा रहा था एक्स डायरेक्शन में, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में जाने से डिफ्लेक्शन हुआ। सो डिफ्लेक्शन होगा तो उसका एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई कंपोनेंट भी है, तो दोनों कंपोनेंट लिखना पड़ेगा। क्रॉस फिर मैग्नेटिक फील्ड जो कि आपने कहां अप्लाई किया हुआ है? के कैप डायरेक्शन में ना, तो यहां पर के कैप लगा देंगे। नेक्स्ट इज माइनस, फिर है m डिवाइड बाय टो एंड देन वेलोसिटी वेक्टर ना, एम वी वेक्टर लिख सकते हैं इसको, मोमेंटम है तो, ठीक है। सो दिस इज वी एक्स आई कैप एंड प्लस वी वाई जे कैप एंड दिस शुड इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन मेरे पास आ रही है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं देखो इस इक्वेशन को, तो मेरे पास आएगा क्यू ई एक्स। एक काम कर लेते हैं, जो आई कैप वाले कंपोनेंट है ना वो हम लोग एक्स अलग से लिख लेते हैं और जे कैप वाले कंपोनेंट अलग से लिख लेते हैं, और फिर हम ऐसा कह देंगे कि क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 है, सो आई कैप का कंपोनेंट भी 0 हो जाएगा और जे कैप का कंपोनेंट भी 0 हो जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई भी एक टर्म, जैसे मान लीजिए यही टर्म को आप उस साइड ले जाएं और आई कैप के कंपोनेंट और जे कैप के कंपोनेंट आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कंपेयर कर लें, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट वुड बी सेम। सो क्यू ई एक्स प्लस में, अब देखो यहां जो आई कैप का कंपोनेंट आएगा वो कौन सा है? आई कैप क्रॉस के कैप, तो ये तो मुझे जे कैप कंपोनेंट देगा, और जे कैप क्रॉस के कैप। सो देखो ऐसा कुछ होता है ना, आई कैप देन जे कैप देन के कैप, आप ऐसे चलते हैं ना एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी हम लोग मालूम कर रहे हैं जे कैप क्रॉस के कैप। सो जे कैप क्रॉस के कैप इज नथिंग बट प्लस आई कैप। ओके, सो आई कैप का ही कंपोनेंट आएगा। नेक्स्ट इज वी वाई एंड देन बी, एंड यो हमारे पास जो क्यू है ना इसको तो हमने लिखना ही है, ठीक है। यहां आई कैप का कंपोनेंट कितना है? माइनस एम वी एक्स डिवाइड बाई 2। तो बस ये आई कैप का कंपोनेंट हम इंडिविजुअली 0 लिख देते हैं इसको। सिमिलरली जे कैप का कंपोनेंट भी 0 होगा। सो जे कैप का कंपोनेंट हम देख सकते हैं क्यू ई वाई, ओके, क्यू ई वाई एंड देन वी हैव प्लस, देखो यहां आई कैप है क्रॉस के कैप, सो आई कैप क्रॉस के कैप दिस इज नथिंग बट माइनस जे कैप, ठीक है। तो यहां माइनस साइन लगाएंगे, सो माइनस क्यू एंड देन वी एक्स देन बी, ठीक है, एंड माइनस दिस एम वी वाई डिवाइड बाई टो, ओके, एम वी वाई डिवाइड बाई टो दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमने आई कैप और जे कैप के कंपोनेंट इंडिविजुअली क्या कर दिए? 0 के इक्वल, ठीक है। अभी आप ये देखिए कि जैसे वेलोसिटी था ना, तो मैं नहीं चाह रहा था कि वेलोसिटी में मेरे पास एक्सप्रेशन आए, और यहां पर भी हम नहीं चाहेंगे, बिकॉज इसका कारण है J इज इक्वल टू सिग्मा ई फॉर ए कंडक्टर इज ऑलवेज वैलिड ना, ओम्स लॉ इसको बोलते हैं हम लोग। तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं 1 बाय रो इंटू ई, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं E इज इक्वल टू रो इंटू जे। तो ऐसा आप लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे, तो आपको क्या चाहिएगा यहां से? रेजिस्टिविटी रो, इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड J। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो Vx और Vy है ना इन एक्सप्रेशंस में, उसे मुझे रिमूव करना है। यू शुड हैव टू रिमूव दिस Vx एंड Vy इन टर्म्स ऑफ J, ठीक है। तो J का वैल्यू मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, दैट J इज इक्वल टू Qn, ठीक है, एंड देन V। अब x के लिए लिखेंगे तो Vx हो जाएगा, और जब y के लिए लिखेंगे तो Qn Vx Vy हो जाएगा हमारे पास। अब ये जो Vx और Vy की वैल्यूज हैं ये आप यहां पर पुट कर दीजिए, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट, यहां से देखो मेरे पास कितना आएगा? नाउ दिस कम्स आउट टू बी, एक काम करते हैं इस सभी को ना Q से हम लोग डिवाइड कर देते हैं ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो हमारे पास अलग ही रहे, ठीक है। तो उसको हम लोग मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना हमारे लिए आसान रहेगा। तो मैं Q से डिवाइड कर देता हूं कंप्लीट इक्वेशन को, यहां पर भी Q से डिवाइड कर देता हूं कंप्लीट इक्वेशन को, ठीक है, ये मेरे पास आएगा। और अब आप ऐसा देखिए कि Ex का वैल्यू कितना है? सो Ex का वैल्यू मेरे पास आ रहा है, उसको उधर ले जाएंगे, सो m डिवाइड बाय क्यू टो, और Vx का वैल्यू हम वहां से देख सकते हैं Jx डिवाइड बाय NQ, सही है, Jx डिवाइड बाय NQ ये मेरे पास है, ठीक है। एंड देन माइनस फिर Vy का वैल्यू, तो Vy का वैल्यू कितना है? Jy डिवाइड बाय NQ एंड देन वी हैव मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है। तो ये मेरे पास आ रहा है Ex का वैल्यू। सिमिलरली यहां से Ey का वैल्यू कैलकुलेट कर लें और फिर हम उसको एक्सप्रेस कर देंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो मेरे पास ये जो रो मैट्रिक्स बनेगा ना वो आ जाएगा। तो सिमिलरली आप बताएं एक बार जरा Ey का वैल्यू कितना होगा? यहां पर लिख दे रहे हैं, देखो Ey का वैल्यू हमारे पास होगा इसी तरीके से, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ Ey इज इक्वल टू, अब देखो उसको इस तरह भेजेंगे ना तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा उस साइड। सो यहां पर होगा देखो Vx को लिखेंगे, सो Q Jx डिवाइड बाय NQ, ओके, एंड देन B प्लस फिर है m डिवाइड बाय Q टो, and the next is Vy. So the value of Vy coming out from here Jy divided by NQ. Okay, so Jy divided by NQ. तो बस ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसे हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं।
नाउ इन मैट्रिक्स फॉर्म वी कैन राइट एज EX EY इज इक्वल टू, और यहां पर होगा JX JY, ठीक है, एंड दिस इज द रेजिस्टिविटी टेंसर। ओके, सो इसके हर एक कंपोनेंट आप देखें 2 into 2 मैट्रिक्स है। सी, अब यहां पर हमारे पास जो है ना JX का है तो M डिवाइड बाय NQ स्क्वायर टो, ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा देखो M डिवाइड बाय Q स्क्वायर एंड N टो, ठीक है। नेक्स्ट यहां से अगर हम देखें तो माइनस का B डिवाइड बाय NQ। ओके, अब देखो यहां पर इसका वैल्यू कितना होगा, सो B डिवाइड बाय NQ, और यहां पर इसका वैल्यू कितना है, सो M डिवाइड बाय Q स्क्वायर N टो, ठीक है। तो बस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी मैट्रिक्स। सो रो XX का वैल्यू, ठीक है, ये हमारे पास रो XX एंड दिस इज रो YY, ये वैल्यू कितना आ रहा है, तो M डिवाइडेड बाय Q स्क्वायर N टो के इक्वल है, एंड द वैल्यू ऑफ रो XY, और यू से दैट माइनस का रो YX, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी B डिवाइडेड बाय NQ, ठीक है, B डिवाइडेड बाय NQ। बस ये दो वैल्यूज अगर आप याद रख लेते हैं ना, ये टू वैल्यूज इफ यू शुड हैव टू रिमेंबर, देन CSR नेट का आपका क्वेश्चन हो रहा है। CSR नेट में ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा गया था, 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया यहां से, ठीक है। तो डायरेक्टली वो फॉर्मूला बेस्ड था। मैं आपको बताता हूं उस क्वेश्चन में क्या गिवन है। उस क्वेश्चन में एक्चुअल में आपको गिवन था द वैल्यू ऑफ n इज गिवन टू यू KQB डिवाइड बाय 2 पाई h कट, ये आपको गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है। और आपसे वो पूछने लग रहा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रो XY। सो जस्ट आपने क्या करना है, n का जगह पर ये वैल्यू रख देना है, तो कितना आएगा, रो XY कम्स आउट टू बी B डिवाइडेड बाय Q एंड द वैल्यू ऑफ n इज KQB, और ये 2 पाई h कट ऊपर चला जाएगा, सो दिस कम्स आउट टू बी 2 पाई h कट। नाउ B से ये B कैंसिल आउट, so my answer would be 2 pi h cut divide by KQ square. So this is our final answer. 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्टली, अगर आप ये दोनों वैल्यूज याद रखते हैं तो, ठीक है। अभी हम लोग एक और प्रॉब्लम करते हैं विच इज कमिंग इन द CSR नेट एग्जाम। सो ये क्वेश्चन है नेट दिसंबर 2016 का, जिसमें हमें गिवन है कि ये कंडक्टर है, एक्स डायरेक्शन में हमने वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, वोल्टेज V, वाई डायरेक्शन में एक वोल्टेज डेवलप हो रहा है V1 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब इसके ओरिएंटेशन को चेंज किया गया, ठीक है, इसके ओरिएंटेशन को सिर्फ और सिर्फ ऐसे घुमा दिया गया है, तो अब जो पोटेंशियल होगा दैट वाज V2 डेवलप्ड। ओके, V2 हमारे पास डेवलप्ड हो रहा है। तो अब हमें क्वेश्चन में गिवन था कि जो V2 का वैल्यू है दिस इज 2 टाइम्स ऑफ V1, देन व्हाट इज द रेशियो A by B। A by B का रेशियो आपसे फाइंड आउट करवाया गया था। सो दिस इज ओरिएंटेशन 1 एंड दिस इज ओरिएंटेशन नंबर 2। आप एक बात बताइए, अगर ओरिएंटेशन चेंज हो भी जाए तो किस फैक्टर जो है उस पर कोई हमारे पास चेंज देखने को नहीं मिलेगा। कौन सा फैक्टर है विच रिमेन्स टू बी सेम, व्हाट फैक्टर शुड रिमेन सेम, ठीक है। सो दैट इज नथिंग बट होल कोफिशिएंट। बताओ होल कोफिशिएंट कितना होता है, द वैल्यू ऑफ होल कोफिशिएंट इज EY डिवाइड बाय JXBZ, ठीक है। और होल कोफिशिएंट का वैल्यू कितना है 1 by NQ। तो ये किस पर निर्भर करता है, दो चीजों पर, वन इज द कैरियर कंसेंट्रेशन एंड द सेकंड थिंग इज द साइन ऑफ द चार्ज कैरियर। ओके, तो आप देख सकते हैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेशन में चेंज हुआ है। सो ओरिएंटेशन में चेंज होने से इन पर तो कुछ असर नहीं होगा, दीज वैल्यूज आर सेम, सो RH वुड बी सेम। सो इन बोथ द केसेस होल रेजिस्टिविटी इज रिमेन टू बी सेम। तो यहां पर अगर इसके लिए आप लिखना चाहेंगे फर्स्ट केस के लिए, तो वहां पर आप लिखेंगे EY1, यानी फर्स्ट वाले केस के लिए y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डेवलप्ड है। ओके, डिवाइड बाय नेक्स्ट इज JX1 करंट डेंसिटी फर्स्ट वाले केस के लिए x डायरेक्शन में, और BZ, तो z डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है B। दिस इज इक्वल टू EY2 डिवाइड बाय JX2 एंड देन मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी कितना है, B ही रखा गया है। तो ये B से ये B तो कैंसिल आउट हो गया। सो नाउ दिस इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वोल्टेज डिवाइड बाय लेंथ। तो वोल्टेज देखो y डायरेक्शन में कितना है, यहां पर आप देखिए फर्स्ट वाले में V1 डिवाइड बाय इसके अक्रॉस जो हमारे पास लेंथ है वो कितना है, वो B हमें गिवन है ना, तो B हो जाएगा, डिवाइड बाय नेक्स्ट है JX। तो JX का वैल्यू कितना होता है, JX का वैल्यू मैंने आपको बताया था, द वैल्यू ऑफ J इज नथिंग बट सिग्मा E, ठीक है। तो X देख रहे हैं आप लोग, तो X में निकालेंगे, सो दिस वैल्यू इज J एंड VX डिवाइड बाय लेंथ, ठीक है। तो सिग्मा तो सेम रहेगा, कंडक्टिविटी ऑफ दिस कंडक्टर एंड दिस कंडक्टर, बट एक्स डायरेक्शन में जो पोटेंशियल है वो कितने के इक्वल है, देखो ना एक्स डायरेक्शन मतलब ये हो गया, तो इन दोनों एंड्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डेवलप है इन द एक्स डायरेक्शन, दिस वाज नथिंग बट पोटेंशियल V।
तो यहां पर हो जाएगा v डिवाइड बाय, फिर हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ इसमें दिया हुआ है a के इक्वल, तो a लिखेंगे एंड दिस शुड इक्वल टू, फिर सिमिलर फॉर दिस केस y डायरेक्शन में पोटेंशियल v2 डिवाइड बाय लेंथ में दे रखा है b के इक्वल, सॉरी a के इक्वल ना, सॉरी b के इक्वल दे रखा है ना, b के इक्वल है, b के इक्वल दे रखा है ना, हाँ a के इक्वल दे रखा है, भी ध्यान रखना ये चीज, ठीक है, a के इक्वल दे रखा है यहाँ पे, ओके दिस इज a, क्योंकि ओरिएंटेशन आप बदल देंगे ना, ओरिएंटेशन ऐसे कर देंगे तो a इधर आ जाएगा ना, ओके b यहाँ पर होगा, सो v2 बाय a एंड देन यहाँ पर हो जाएगा पोटेंशियल कितना है x डायरेक्शन में, तो वो v ही है, बट डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से सिग्मा भी इधर होगा, तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट, v से ये v भी कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ फ्रॉम हियर आई गेट v1a डिवाइड बाय b, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू v2b डिवाइडेड बाय, so from here I get the value as v2 by v1, so what is the value of v2 by v1, a square by b square, a square by b square हो जाएगा, ठीक है। अब देखो v2 का वैल्यू कितना गिवन है क्वेश्चन में, 2 टाइम्स ऑफ v1, तो यहां रखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट 2 और v1 से v1 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, इसका रूट लगा देंगे तो उधर आ जाएगा a बाई बी, है ना, ये स्क्वायर लग रखा है ना यहाँ पे, तो इसका रूट इधर कर देंगे तो a बाई बी आ जाएगा, तो बस आपने a बाई बी का रेशियो निकालना था, सो दैट रेशियो इज नथिंग बट √2:1, so the answer of this question will be √2:1 and this is asked in 5 marks, okay, 5 marks में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। चलिए एक गेट फिजिक्स का एग्जाम भी क्वेश्चन उसमें भी पूछा गया था, एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि जो होल कोफिशिएंट है ना उसकी डिपेंडेंसी फेर्मी एनर्जी पर होती है कितनी पावर के साथ, ये जो n का वैल्यू है ना दैट यू शुड हैव टू कैलकुलेट। तो हम जानते हैं यहां से कि जो होल कोफिशिएंट है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैरियर कंसंट्रेशन, और ये जो हमारे पास कैरियर कंसंट्रेशन है n, तो उसको हम लोग फेर्मी एनर्जी की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप लोग जानते होंगे 3D क्रिस्टल के लिए, ठीक है, द वैल्यू ऑफ EF इज नथिंग बट h²/2m, और यहाँ हो जाएगा फेर्मी वेव वेक्टर का स्क्वायर, तो ये वैल्यू 3D के केस में होता है 3π²n⁵ ठीक है। तो आप डिपेंडेंसी देख सकते हैं कि EF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n⁵ होता है, so n is directly proportional to e⁵ and as we know from here that the whole coefficient is inversely proportional to n, so it is inversely proportional to EF⁵, so this means directly proportional to EF⁻⁻3/2, so the value of n should be -3/2। ये गेट फिजिक्स में क्वेश्चन पूछा गया था। एक और क्वेश्चन है जो CSR नेट में पूछा गया है, बट वो देखो कंडक्टर के लिए नहीं था, दैट वाज फॉर द सेमीकंडक्टर। अब उसमें जो होल कोफिशिएंट का वैल्यू आता है ना, दैट एक्चुअली नॉट डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन द इलेक्ट्रॉन, दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन द p के ऊपर भी डिपेंड करता है। देखो p पर भी निर्भर करेगा और n पर भी निर्भर करेगा, ठीक है, एंड e डिनोट्स द सपोज चार्ज, हमारे पास जो है ना इलेक्ट्रॉन का वो चार्ज e से डिनोट कर लेते हैं, p हमारे पास में है होल्स की कंसंट्रेशन, n हमारे पास में है इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन, तो इसकी टर्म में होल कोफिशिएंट को अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो मैंने आपको बताया दिस इज फॉर द केस ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स के लिए अलग वैल्यू होती है। अब वो वैल्यू इस बार उसने क्या किया था ना कि एग्जाम में खुद से दिया था और ग्राफ प्लॉट करने को बोला गया था, बट फिर भी आपको सजेस्ट करूंगा कि वो जो वैल्यू आपके सामने है ना वो वैल्यू आप जरूर याद रख लीजिए, ठीक है। तो CSR नेट का वो क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सो देखिए ये क्वेश्चन था 2019 दिसंबर में पूछा गया, और सेमीकंडक्टर्स के लिए आपको होल कोफिशिएंट का ये वैल्यू गिवन था, तो बेसिकली आप अगर ये याद रख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये वैल्यू आप अगर याद रख लेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, और यहाँ जो ये जो होल कोफिशिएंट है इसका ये वैल्यू आपको गिवन था। नाउ पी टाइप सेमीकंडक्टर है जिसमें मोबिलिटी जो है, ठीक है, ऑफ दीज होल्स आर एक्चुअली लेस देन द मोबिलिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, और जस्ट आपने क्या करना था कि होल कोफिशिएंट और टेम्परेचर के बीच ग्राफ प्लॉट करना था। ये 4 ऑप्शंस आपको गिवन थे। सो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? स्टार्टिंग में टेम्परेचर हर एक ग्राफ में आप देख सकते हैं 0 केल्विन लिया गया है, तो एक बार आप देखें टेम्परेचर 0 केल्विन पर ग्राफ किस प्रकार से आना चाहिए, और एक बार आप ये देखेंगे कि टेम्परेचर जिस समय फाइनाइट होगा तो उस समय पर ग्राफ कैसा आएगा, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस कि टेम्परेचर जिस समय 0 केल्विन है। आप जानते हैं जिस समय टेम्परेचर 0 केल्विन होगा तो सेमीकंडक्टर्स इंसुलेटर्स की तरह एक्ट करते हैं, यानी कि कोई भी हमारे पास में चार्ज कैरियर्स यानी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड वो ब्रेक कर दें और वैलेंस बैंड में पहुंच जाएं। इसका मतलब क्या हुआ
कि जो हमारे पास कंडक्शन बैंड है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितने के इक्वल, 0 के इक्वल, और वैलेंस बैंड में होल्स हमारे पास मौजूद रहते हैं मेजॉरिटी के अंदर ना, क्योंकि पी टाइप की बात की गई है ना, तो पी टाइप में तो होल्स होते हैं मेजॉरिटी के अंदर, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ना के बराबर, क्योंकि कंडक्शन बैंड में पहुंचे नहीं है, ठीक है। सो इट मीन्स कि यहां पर जो कैरियन कंसेंट्रेशन है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स, दिस वैल्यू एक्चुअली यहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि P का वैल्यू ग्रेटर है N से when the temperature is 0 Kelvin, because it is a p type semiconductor, so that's why holes की संख्या वैलेंस बैंड में अधिक रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो जाएगी बिकॉज टेम्परेचर 0 केल्विन है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर यानी इस रिलेशन में अगर हम लोग होल कोफिशिएंट का वैल्यू देखेंगे, सो दैट इज एक्चुअली कि n जहां पर आ रहा है ना, आप उसको वहां से नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपेरिजन टू दिस p इंटू म्यू पी, ठीक है। तो देखो यहां पर ये सर्वाइव करेगा, डोमिनेट करेगा, यहां पर ये नेग्लेक्ट कर सकते हैं बिकॉज दिस इज स्मॉलर टर्म। और आल्सो आपको ये भी दे रखा है कि जो हमारे पास में म्यू पी का वैल्यू है ना, ठीक है, दिस म्यू पी इज एक्चुअली लेस देन म्यू एन है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी स्टार्टिंग केस में p इंटू म्यू पी स्क्वायर, ठीक है, और ये वैल्यू हम नेग्लेक्ट कर देंगे, यहां पर भी हम ये वैल्यू नेग्लेक्ट करेंगे, तो मेरे पास आएगा देखो e एंड p स्क्वायर एंड म्यू पी स्क्वायर, ठीक है। सो फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग 1/e मॉडुलस एंड p, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। तो ऑब्वियसली बात है ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है ना, सो दिस इज एक्चुअली पॉजिटिव, और क्योंकि होल्स काफी ज्यादा संख्या में है n से, तो दैट मीन्स यहां पर ये जो वैल्यू है ना, ठीक है, दिस वैल्यू ये जो वैल्यू रहेगी हमारे पास p की वैल्यू, ठीक है, ये हमारे पास कम रहेगी ना, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास कम रहेगी और ये वैल्यू भी कम है, 10⁻⁻19 होता है ना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो RH का वैल्यू बहुत ज्यादा आ जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है ना, दिस वैल्यू इज इन डिनोमिनेटर, तो ओवरऑल मुझे बहुत बड़ी वैल्यू मिलने वाली है। सो बहुत ज्यादा वैल्यू और वो भी पॉजिटिव में, तो आप ये देखिए ग्राफ पॉजिटिव में कहां से स्टार्ट हो रखा है और बहुत ज्यादा वैल्यू आ रही है उसकी, तो ये भी आ रहा है, इसके अंदर भी देखें आप, बड़ी वैल्यू है, ये भी बड़ी वैल्यू है, ये भी बड़ी वैल्यू है, और ये वाली वैल्यू छोटी ली है नेगेटिव डायरेक्शन, सॉरी बड़ी वैल्यू लेकर नेगेटिव डायरेक्शन में, सो दिस एक्चुअली नॉट द आंसर। अब हम लोग बात करते हैं जब टेम्परेचर फाइनाइट होगा, सो व्हेन द टेम्परेचर इज फाइनाइट, सो धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है ना, ये हमारे पास धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। एक टाइम ऐसा आएगा हाई टेम्परेचर पर जिस समय n का वैल्यू एक्सीड करेगा p से, ठीक है, तो ये वैल्यू एक्सीड करेगा p से, एक टाइम ऐसा भी आएगा हाई टेम्परेचर के ऊपर। तो जिस समय हाई टेम्परेचर होगा तो आप क्या करेंगे यहां से कि जो n का वैल्यू है, देखो ये n है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ n, ओके, और म्यू n जो है वो हमें म्यू p से ज्यादा दे रखा है पहले ही, अब ये n भी ज्यादा है और म्यू n जो है इसका स्क्वायर करोगे तो वो और भी ज्यादा आ जाएगा म्यू p स्क्वायर से, सो दिस वैल्यू इज प्रीडोमिनेंट, बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है इसके मुकाबले, और ये नेगेटिव में दे रखा है मुझे वैल्यू, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वैल्यू होगी ना, देखो ये वैल्यू बहुत ज्यादा है एट हाई टेम्परेचर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स से बहुत ज्यादा होने लग जाएंगे हाई टेम्परेचर पर, तो ये वैल्यू ज्यादा होगी n का वैल्यू, और म्यू n का वैल्यू ऑलरेडी मुझे ज्यादा दे रखा है, तो म्यू n स्क्वायर और भी ज्यादा हो जाएगा, सो दैट मीन्स ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा वैल्यू देन दिस, सो दिस कैन बी नेग्लेक्टेड, हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन दैट केस, ओके। तो मेरे पास आएगा यहां से -n म्यू n स्क्वायर, ठीक है, एंड डिवाइड बाय, फिर यहां पर अगर हम लोग देखें तो इस n का वैल्यू बहुत ज्यादा आ रहा है, या फिर आप यहां नेग्लेक्ट ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो ये पॉजिटिव देगा, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, एंड दिस इज नेगेटिव, न्यूमरेटर में नेगेटिव है, तो साफ साफ कहने का मतलब ये है कि जो RH है एट हाई टेम्परेचर दिस बिकम्स नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमारा ग्राफ टेंड करना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में एक लार्ज वैल्यू पॉजिटिव एंड देन फॉर फाइनाइट टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ हॉल कोएफिशिएंट बिकम्स नेगेटिव। तो आप देख लीजिए यहां पर देखो पॉजिटिव था, अब फिर दोबारा से पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ भी नहीं हो सकता, यहां पर पॉजिटिव था अभी भी पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ भी नहीं हो सकता, यहां पॉजिटिव है और यहां पर क्या हो गया नेगेटिव, तो ये ग्राफ हो सकता है, तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि यही हमारे पास आंसर होना चाहिए, सो ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट, ओके। तो ऐसे आप लोगों ने क्वेश्चन करना था बेस्ड ऑन सेमीकंडक्टर, ये हमारे पास वैल्यू होता है, एंड रिमेंबर यहां से जो है ना, अगर RH का वैल्यू हम लोग 0 कर देंगे, if the value of RH whole coefficient would be 0, then we see from here that p mu p square is equal to हो जाएगा n mu n square, और you say that p divided by n का रूट this is equal to mu p by mu n। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जब भी whole coefficient 0 होगा ना, so in that case this relation is valid, okay, equal to under root n by p। तो कई बार क्या है ना कि जैसे whole coefficient का वैल्यू 0 होता है, किस केस में, मेटल्स में होता है ऐसा, ठीक है ना, मेटल्स में हम लोग जानते हैं जैसे कि इसका वैल्यू कितना है RH का वैल्यू 1/n ही होता है ना,
तो कैरियर कंसंट्रेशन 10⁻28 पर मीटर क्यूब हो जाता है ना मेटल्स के केस में, कंडक्टर्स के केस में। सो ये वैल्यू इतना अधिक है ना कि RH का वैल्यू टेंड कर जाता है 0 को। सो आइडियली हम एक मेटल के लिए होल कोफिशिएंट का वैल्यू 0 अज्यूम करते हैं, ठीक है। या फिर हम कभी कभी क्या करते हैं ना कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है तो आइडियल केस में हम उसके लिए भी अज्यूम करते हैं कि RH का वैल्यू 0 है। सो जब तक आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स या मेटल्स के लिए नहीं कहे, ठीक है, या फिर आपको मोबिलिटी ना देकर के आपसे कंसंट्रेशन का रेशो पूछे, तब तक आप अज्यूम कर लेना कि RH का वैल्यू फाइनाइट है। नहीं तो RH का वैल्यू क्या होगा, यहां पर 0 मानते हुए आप ये कैलकुलेशन यहां से कर सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा कि RH का वैल्यू 0, जो कि मेटल्स के केस में बेसिकली होता है ना, दिस इज द केस फॉर मेटल्स, क्योंकि N का वैल्यू बहुत अधिक रहेगा, द वैल्यू ऑफ N वुड बी मच मोर, ओके, बहुत ज्यादा वैल्यू है। सो ऐसे केस में ये रिलेशन होल्ड कर जाएगा। तो यहां से भी क्वेश्चन आप लोगों का बना तो नहीं अभी तक, लेकिन बन सकता है कभी भी, है ना। तो रेशो आपको अगर मोबिलिटी के बारे में पूछा गया है और इलेक्ट्रॉन टू द होल कंसंट्रेशन का रेशो मान लीजिए आपको दिया हुआ है, ठीक है, सो आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं ये रेशो। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है एक्चुअल में, व्हेन द वैल्यू ऑफ RH बिकम्स 0, ठीक है। तो वो यहीं से सामने आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये रिजल्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे एक सेमीकंडक्टर के लिए होल कोफिशिएंट का वैल्यू याद रख लें, ठीक है। सो होप आपको ये जो हमारे पास थ्योरी है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करें हम लोगों ने, अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।